camera set? Okay, everyone, we're running out of time. Ayo, he wore his chappals again. Can we please find his shoes? Are we set? Cams rolling? Audio rolling? We will try to draw parallels between politics and entrepreneurship. Zero fear, not afraid of anything. और एक ऐसा decision लें जो आप otherwise नहीं ले रहे हैं because of structure, construct, government, all of that. वो एक चीज़ क्या होती है? मैं बताता हूँ. Start? अब तक कितने पॉडकास्ट किए आपने? 25 सर. 25. हाँ. बट हम महीने में एक रात करते हैं बस. अच्छा. हर महीने में एक दिन एक पॉडकास्ट और बाकी महीना कुछ नहीं करते. लेकिन जिससे करना है उसको एक महीने तक समय दे करके उसको हाँ काफी कंफर्ट करते हैं. करेक्ट. इन डेप्थ में करते हैं. ज़्यादातर पॉडकास्ट जो हमने किया है इज़ अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप. हमारी ऑडियंस पूरी वो कैटेगरी है 15 to 40 जिनको पहली बार एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करना है. तो हम करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में एक एपिसोड, मेटावर्स के बारे में एक एपिसोड, फार्मास्यूटिकल चीज़ों के बारे में एक, ऐसे वेरी स्पेसिफिक सब्जेक्ट करते हैं. और एक चीज़ हमने अभी शुरू की है पीपल, जिसमें हमने बिल गेट्स ऐसे कुछ लोगों के साथ बातें की हैं, बट अगेन वेरी स्पेसिफिक टू द इंडस्ट्री दे बिलोंग टू. एक तो मेरे लिए पॉडकास्ट पहली बार हो रहा है और इसलिए मेरे लिए भी ये दुनिया बिल्कुल नई है. तो सर मुझे माफ़ कीजिए अगर मेरी हिंदी ज़्यादा अच्छी नहीं हो. मैं साउथ इंडियन हूँ. मैं ज़्यादातर बैंगलोर में पला बड़ा हूँ और वहाँ पे लोग, मेरी मम्मी का सिटी मैसूर है तो वहाँ पे ज़्यादा लोग कन्नड़ा बोलते हैं और मेरे पापा मंगलुरु के पास से थे. हिंदी मैंने स्कूल में सीखी है बट फ्लुएंसी के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है. और लोग कहते हैं कि ज़्यादातर कम्युनिकेशन नॉन वर्बल होती है, जो लोग एक दूसरे को देख के समझ जाते हैं. तो आई थिंक वी शुड बी फाइन. देखिए मैं भी हिंदी भाषी नहीं हूँ तो हम दोनों के ऐसे ही चलेगी. और ये एक हमारा पॉडकास्ट एक ट्रेडिशनल इंटरव्यू नहीं है. मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ. हम ज़्यादातर उन लोगों से बातें करते हैं जिन्हें पहली बार एंटरप्रेन्योरशिप करनी हो. तो हम उन्हें ये बताते हैं कि एक इंडस्ट्री में एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या चाहिए, फंडिंग पहली बार कहाँ से मिले, उन्हें कहाँ से सीखने के लिए मटेरियल मिलेंगे ऑनलाइन. तो हम उस जोन से आ रहे हैं. एंड अलोंग द वे टुडे वी विल ट्राई टू ड्रॉ पैरेलल्स बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि मुझे ऐसा लगा है कि इन दोनों में से बहुत सारी ऐसी सिमिलैरिटीज़ है जिसके बारे में किसी ने अब आज तक बातें नहीं की है. तो विल टेक दैट डायरेक्शन और आगे चलते हैं. तो अगर आप चाहे इस पॉडकास्ट में कुछ सवाल खुद पूछने के लिए, मेरे पास कोई अच्छे आंसर्स नहीं है बट आप बेहद पूछ सकते हैं. पहली चीज़ मैं बात करना चाहूँगा इस पॉडकास्ट में इज़ आपके लाइफ के पहला भाग. प्री पीएम, प्री सीएम, आप कहाँ पैदा हुए थे, पहले 10 सालों में आपने क्या किया था. इफ़ यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन द फर्स्ट एरा ऑफ योर लाइफ. देखिए वैसे तो सबको पता है मेरा जन्म गुजरात में, नॉर्थ गुजरात में महसाना डिस्ट्रिक्ट है. वहाँ वडनगर एक छोटा सा टाउन है. जब हम छोटे थे तब तो शायद 15,000 की आबादी थी. मोटा मोटा मुझे याद है. मैं उस स्थान से हूँ. लेकिन तब तो जैसे हर एक का अपना एक गांव होता है वैसा एक मेरा गांव था. मेरे गांव एक प्रकार से गायकवाड़ी स्टेट था. तो गायकवाड़ स्टेट की एक विशेषता थी, हर गांव में एजुकेशन के प्रति बड़े आग्रही थे. एक तालाब होता था, पोस्ट ऑफिस होती थी, लाइब्रेरी होती थी. ऐसे एक 4-5 चीजें, यानी गायकवाड़ी स्टेट का गांव है तो ये होगा ही होगा, ये उनकी व्यवस्था थी.
तो मैं वो उस गायकवाड़ स्टेट की जो प्राइमरी स्कूल बनी हुई थी उसमें ही पढ़ा था। तो मेरी खैर बचपन में वहीं रहा। तालाब था तो स्विमिंग करना सीख गए वहाँ। मैं मेरे परिवार के सबके कपड़े मैं धोता था, तो उसके कारण मुझे तालाब जाने की इजाज़त मिल जाती थी। बाद में वहाँ एक भागवताचार्य नारायणाचार्य हाई स्कूल था, BN हाई स्कूल। वो भी एक प्रकार से चैरिटेबल ही था। वो कोई ऐसा आजकल का जो एजुकेशन की स्थिति है वैसे नहीं थी। तो मेरा वहाँ स्कूली शिक्षा वहाँ पर हुई। उस समय ये 10+2 नहीं था, 11वीं कक्षा हुआ करती थी। मैंने कहीं पढ़ा था कि चाइनीज फिलोसोफर ह्यूएन त्संग वो मेरे गांव में रहे थे, तो उस पर एक फिल्म बनाने वाले थे। तो मैंने उस समय शायद उनकी यहाँ एम्बेसी को या किसी को चिट्ठी लिखी थी कि भाई आपने कहीं पढ़ा है कि आप ह्यूएन त्संग के लिए फिल्म बना रहे हैं, तो मेरे गांव में वो रहते थे, आप उसको भी जिक्र कहीं करना। ऐसा करके मैंने कुछ प्रयत्न किया था। वो बहुत साल पहले की बात है। उसके पहले मेरे गांव में एक रसिक भाई दवे करके थे। वे कांग्रेस के लीडर थे, थोड़े समाजवादी विचार के भी थे, और मूल वो सौराष्ट्र के थे और मेरे गांव में आकर के बसे थे। वो हम स्कूल को बच्चों को कहते थे कि देखो भाई तुम कहीं पर भी जाओ और कोई भी पत्थर तुम्हें मिले जिस पर कुछ लिखा हुआ हो या कहीं कुछ उस पर नक्काशी की हुई हो, तो वो पत्थर इकट्ठे करके स्कूल के इस कोने में डाल देना। धीरे धीरे वो बड़ा ढेर हो गया था। लेकिन तब मुझे समझ आया कि उनका इरादा ये था कि ये बहुत पुरातन गांव है, यहाँ के हर पत्थर में कोई न कोई स्टोरी है। इकट्ठा करो, जब भी कोई व्यक्ति आएगा तो इसको करेगा। शायद वो कल्पना रही होगी। तो मेरा भी ध्यान उस तरफ गया। 2014 में जब मैं प्रधानमंत्री बना तो स्वाभाविक दुनिया के लीडर से कर्टसी कॉल करते हैं। तो चीन के राष्ट्रपति शी, उनका कर्टसी कॉल आया, शुभकामनाएं वगैरह वगैरह बातें हुई। फिर उन्होंने खुद ने कहा कि मैं भारत आना चाहता हूं। मैंने कहा बिल्कुल स्वागत है आपका, आप जरूर आइए। तो कहा लेकिन मैं गुजरात जाना चाहता हूं। मैंने कहा तो और अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे गांव वडनगर जाना चाहता हूं। मैंने कहा क्या बात है, आपने यहां तक का कार्यक्रम बना दिया है। बोले तुम्हें मालूम है क्यों? मैंने कहा नहीं मुझे मालूम नहीं। तो बोले मेरा और तुम्हारा एक स्पेशल नाता है। मैंने कहा क्या? ह्यूएन त्संग जो चाइनीज फिलोसोफर था वो सबसे ज्यादा समय तुम्हारे गांव में रहा था, लेकिन वापस जब आया चाइना तो मेरे गांव में रहा था। तो बोले हम दोनों का ये कनेक्ट है। और अगर आप अपने बचपन के बारे में और चीज़ें याद करें, जब आप छोटे थे क्या आप अच्छे स्टूडेंट थे? आपके इंटरेस्ट क्या थे इस टाइम? मैं एक बहुत ही सामान्य विद्यार्थी रहा। मैं कोई किसी भी प्रकार से कोई मुझे नोटिस करे ऐसा नहीं था। लेकिन मेरे एक टीचर थे वेलजी भाई चौधरी करके, वो मेरे प्रति बहुत वो रखते थे। तो एक दिन वो मेरे पिताजी को मिलने गए थे। मेरे पिताजी को कह रहे थे इसके अंदर इतनी टैलेंट है लेकिन ये कोई ध्यान नहीं केंद्रित करता है, ऐसे ही है, जब आती बातें की चीजें करता रहता है। तो बोले हर चीज इतनी जल्दी ग्रास्प करता है लेकिन फिर अपनी दुनिया में खो जाता है। तो वेलजी भाई की मुझसे बहुत अपेक्षा थी, मेरे वेलजी भाई चौधरी की। तो मेरे टीचरों का मुझ पर प्यार बहुत रहता था। लेकिन मुझे ज्यादा पढ़ना है, अगर उसमें कंपटीशन का एलिमेंट है
तो मैं शायद उससे दूर भागता था, मुझे कोई उसमें रुचि नहीं थी। ऐसे ही परीक्षा पास कर लो भाई, निकाल दो, ऐसा ही रहता था। लेकिन और एक्टिविटी मैं बहुत करता था, कुछ भी नई चीज है तो उसको तुरंत पकड़ लेना, ये मेरा नेचर था। सर, आपके कोई ऐसे बचपन के दोस्त हैं जो अभी भी आप टच में रहते हैं? ऐसा है कि मेरा केस थोड़ा विचित्र है। बहुत छोटी आयु में मैंने घर छोड़ दिया। घर छोड़ा मतलब सब कुछ छोड़ा मैंने, किसी से मेरा संपर्क नहीं था, तो बहुत बड़ा गैप हो गया। तो मेरा कोई कांटेक्ट नहीं था, किसी से कुछ लेना देना भी नहीं था, और मेरी जिंदगी भी एक अनजान ऐसे ही भटकते इंसान की थी, कोई कौन पूछेगा मुझे, तो मेरा जीवन ऐसा नहीं था। लेकिन जब मैं सीएम बना तो मेरे मन में कुछ इच्छाएं जगी। एक इच्छा ये जगी कि मेरे क्लास के जितने दोस्त हैं पुराने, सबको मैं सीएम हाउस में बुलाऊंगा। उसके पीछे मेरी साइकोलॉजी ये थी कि मैं नहीं चाहता था कि मेरे किसी भी व्यक्ति को ये लगे कि अपने आप को बड़ा तिस्मार का बन गया है। मैं वही हूं जो सालों पहले गांव छोड़ के गया था, मुझ में बदलाव नहीं आया है। उस पल को मैं जीना चाहता था, और जीने का तरीका यही है कि मैं उन साथियों के साथ बैठूं। लेकिन वो चेहरे से भी पहचान नहीं पाता था मैं, क्योंकि बीच में बहुत बड़ा गैप हो गया। वो हरे के बाल सफेद हो चुके थे, बच्चे बड़े हो गए थे सब, लेकिन मैंने सबको बुलाया। शायद 30-35 लोग इकट्ठे हुए थे हम, और रात को बड़ा खाना वाना खाया, गपशप मारे, पुरानी बचपन की आदत ताजा की। लेकिन मुझे वो बहुत आनंद नहीं आया। आनंद इसलिए नहीं आया कि मैं दोस्त खोज रहा था, लेकिन उनको मुख्यमंत्री नजर आता था, तो वो खाई पटी नहीं। और मेरे जीवन में शायद तू कहने वाला कोई बचा ही नहीं, ऐसी स्थिति हो गई है। सब अभी भी संपर्क में है, लेकिन बड़े सम्मान से मेरे प्रति वो लोग देखते रहते हैं। तो एक टीचर थे मेरे, रास विहारी मणियार, उनका भी स्वर्गवास हुआ कुछ समय पहले, और वो करीब 93-94 थे। वो मुझे चिट्ठी हमेशा लिखते थे, उसमें वो तू लिखते थे। बाकी तो एक इच्छा, मैं सीएम बना तो एक थी कि मैं अपने स्कूल के दोस्तों को बुलाया। दूसरी मेरी इच्छा थी, जो शायद हिंदुस्तान के लोगों के लिए अजीब होगा, मेरा मन करता था मैं मेरे सभी टीचर्स को सार्वजनिक रूप से सम्मान करूंगा। तो मुझे बचपन से जिन्होंने पढ़ाया है और स्कूली शिक्षा तक जो भी मेरे टीचर रहे, मैंने सबको ढूंढा, और सीएम बनने के बाद उनका बहुत बड़ा सार्वजनिक सम्मान किया मैंने। और हमारे गवर्नर साहब थे शर्मा जी, वे भी उस कार्यक्रम में आए, और गुजरात के सभी लब्ध प्रतिष्ठित लोग उस कार्यक्रम में थे। और मैं एक मैसेज मेरे मन में था कि मैं जो कुछ भी हूँ, इनका भी कुछ न कोई योगदान है मुझे बनाने में। कोई मेरा बाल मंदिर के टीचर रहे होंगे, कोई सबसे बड़ी आयु के टीचर 93 ईयर के थे। करीब 30-32 टीचर्स को बुलाया था, और उनका सबका मैंने सार्वजनिक रूप से सम्मान किया। और मेरे जीवन की वो बड़ी अच्छी पल थी कि मेरे मन में लगता नहीं है। फिर मैंने एक दिन मेरे जीवन में किया, मेरा जो बृहद परिवार था, मेरे भाई, उनके संतान, बहन, उनके संतान, जो भी परिवार के लोग, क्योंकि उनको भी मैं पहचानता नहीं था, क्योंकि मैं छोड़ चुका था। लेकिन एक दिन मैंने मेरे सीएम हाउस में सबको बुलाया, सब परिवारजनों को परिचय किया मैंने, ये कौन किसका बेटा है, किसकी शादी कहाँ हुई है, क्योंकि मेरा तो कोई नाता रहा नहीं था। तो तीसरा काम मैंने ये किया। चौथा, मैंने जब संघ के जीवन में मैं था, तो शुरू में जिन परिवारों में मुझे खाना मिलता था, खाना खाने जाता था,
कई परिवार थे जो इन्होंने मुझे खिलाया पिलाया। तो जीवन भर मेरा अपना तो कोई खाने की व्यवस्था नहीं थी, ऐसे ही मैं खाता था। तो उन सबको मैंने बुलाया था। तो जिसको कहेंगे मैंने अपनी इच्छा से कोई चीजें की, इतने पिछले 25 साल हो गए मुझे, तो ये 4 चीजें की मैंने। मेरे स्कूल के दोस्तों को बुलाया, जिनके घर मैंने खाना खाया था वो उनको बुलाया, मेरे अपनी फैमिली के लोगों को बुलाया, और मैं मेरे टीचर्स को बुलाया। अगर आपको शायद आपको याद नहीं होगा, आप थोड़े साल पहले बैंगलोर आए थे, स्टार्टअप के लोगों से मिल रहे थे, एंड योर लास्ट मीटिंग ऑफ द नाइट आप हमसे मिले थे, एंड दे टोल्ड अस कि यू हैव 15 मिनट्स अलोन विथ हिम, बट आप 1 घंटा बैठे थे। एंड अगर आपको याद है, तभी भी मैं आपको सवाल ही पूछ रहा था। आई थिंक इट्स ईजियर टू आस्क क्वेश्चंस देन गिव आंसर्स। और मैं आपको ऐसी भी चीज़ें बता रहा था कि ये जो हो रहा है शायद अच्छा नहीं है, वो जो हो रहा है शायद अच्छा नहीं है, और आप सुन रहे थे। अगर आप, इफ़ यू हैव टू थिंक कि देयर इज सम कैटेगरी ऑफ पीपल और सम एज ग्रुप ऑफ पीपल इन सोसाइटी जिससे आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर आप एक एज ग्रुप डिफाइन कर सके तो वो कौन सी होगी? तो मेरे लिए बाय एंड लार्ज कहा जाता था कि भाई नरेंद्र भाई को ढूंढना है तो कहाँ ढूंढोगे? तो जहाँ 15-20 नौजवानों के बीच में ठाके मारता होगा तो बोले वहीं खड़ा होगा वो। तो वे भी एक छवि थी मेरी। तो इसलिए शायद आज तो मैं हर क्षेत्र से, हर उम्र से दूरी महसूस नहीं करता हूं। कनेक्ट वाला शब्द जितना शायद परफेक्ट आंसर तो मेरा नहीं होगा, लेकिन दूरी महसूस नहीं करता हूं मैं। जैसे आप कह रहे थे कि आपको कंपटीशन अच्छा नहीं लगता, पीपल लाइक जिड्डू कृष्णमूर्ति, अ लॉट ऑफ वेरी इवॉल्व्ड थिंकर्स, वो ऐसी बातें करते हैं कि कंपटीशन अच्छा नहीं है। somebody coming from that school of thought into politics, जहाँ पे बहुत सारा कंपटीशन है, वो पॉलिटिक्स में वो सेम आइडियोलॉजी कैसे लेके आ सकते हैं? देखिए, बचपन में जो कंपटीशन नहीं, वो तो आलसीपन होगा, कोई बड़ी फिलोसॉफी वगैरह कुछ नहीं होगा। ऐसे ही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार जो एक बच्चों का रहता है वैसा ही होगा मेरा। मैं नहीं मानता हूँ कोई फिलोसॉफी मुझे गाइड करती थी, ऐसा मैं नहीं मानता। मुझे लगता ठीक है, वो ज्यादा नंबर लाएगा, मैं क्या है, मैं अपना क्यों ज्यादा करूँ। तो दूसरा, मैं सब बंदर का व्यापारी जैसा था जी। जो हाथ लगे समय पर उसको छू लेता था मैं। चाहे मानिए कोई भी ऐसे कंपटीशन होगा तो मैं उसमें उतर जाऊंगा, नाट्य स्पर्धा होगी तो उतर जाऊंगा। यानी ये चीजें मैं सहज रूप से कर लेता था। अब मेरे यहाँ एक मिस्टर परमार करके मेरे टीचर थे, बड़े वो पीटी टीचर कहते हैं शायद, फिजिकल ट्रेनिंग वाले टीचर थे। तो मेरे यहाँ एक हवेली में एक छोटा सा अखाड़ा था। तो मैं इनसे इतना इंस्पायर हुआ तो मैं रेगुलर जाता था, मल्लखंब सीखता था मैं उस समय। कुश्ती सीखता। क्या होता है सर? कुश्ती और मल्लखंब, जो लकड़ी का एक बहुत बड़ा पिलर होता है, इस पर जो खास करके महाराष्ट्र में वो मल्लखंब होता है। अच्छा। वैसे वो मैंने शरीर को सुगठित बनाने के लिए उत्तम एक्सरसाइज है। वो एक प्रकार से खंबे पर करने वाला योगा है एक प्रकार से वो। तो मैं चला जाता